Hello students, so we are doing chapter 12, that is thermodynamics, and in the previous lecture we have studied about the work done in isothermal and adiabatic process. So now let's see first the comparison between these two processes, these two changes. So what is an isothermal change? In which the temperature remains constant, that is delta T equal to 0, or change in temperature is 0, and whereas in the adiabatic process the heat remains constant or delta Q is 0. Next is in isothermal process the system is thermally conducting to the surroundings. हमने जो कंटेनर लिया था उसका walls conducting लिया था, whereas in adiabatic process system is in thermal insulation from the surroundings. जो कंटेनर की वॉल थी वो प्रॉपरली इंसुलेटेड थी, so that heat cannot exchange. Next is the isothermal process occurs very slowly, whereas in the adiabatic process changes occur suddenly. ठीक है. Next, internal energy remains constant or change in internal energy is 0. Why? Because it is a function of temperature, whereas in adiabatic process internal energy changes. Delta U is not equal to 0. Next, specific heat capacity becomes infinite. Now what is specific heat capacity? हमने पढ़ा था specific heat capacity is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance to 1 degree Celsius. तो उसमें जो change in temperature है वो डिनोमिनेटर में आता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0. डिनोमिनेटर में 0 तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट. सो स्पेसिफिक हीट बिकम्स इनफाइनाइट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वेयर एज इट इज 0 इन एडियाबेटिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज? हमने पढ़ा था जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT, that becomes PV equal to constant, whereas in adiabatic process we have a term of gamma, PV gamma equal to constant. What is gamma here? That is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. And the last point is the slope. हमने लास्ट में स्लोप के बारे में पढ़ा था, PV ग्राफ की स्लोप के बारे में. तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है that is dP by dV equal to minus P by V. कितना स्लोप है? minus P by V. P और V के बीच में जो ग्राफ है उसका स्लोप है minus P by V. Whereas in adiabatic process we came to know that there is a multiplication of this term gamma in the slope of adiabatic curve. So एक गामा मल्टीप्लीकेशन गामा की टर्म ऐड हो गई थी, तो हम उससे बताते हैं लास्ट में कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर स्टीपर, द कर्व इज मोर स्टीपर. अगर आइसोथर्मल का प्रोसेस जा रहा है तो एडियाबेटिक का थोड़ा स्टीपर होगा, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, थोड़ा स्टीप प्रोसेस होगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे ये सब डिफरेंस. नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था. इफ ए इज इन, तीन हमारे पास कंटेनर है ABC, A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, देन A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ये पढ़ा था हमने जीरोथ लॉ. अब फर्स्ट लॉ क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever heat is added to the system it transform to an equal amount of energy in some other form. तो जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट वो ट्रांसफॉर्म करता है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी सम अदर फॉर्म में, कुछ अदर फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब हम हीट देते हैं. दैट इज फर्स्ट लॉ. और इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट द हीट एडेड टू द सिस्टम, the heat added to the system is used is in increasing its internal energy. जो हम सिस्टम को हीट देंगे तो उसके अंदर क्या करेगा? वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा, प्लस कुछ ना कुछ वो एक्सटर्नल वर्क करेगा, ठीक है ना. सिस्टम कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा. मतलब ये मेरे पास मोबाइल है, मैं इस मोबाइल पे, ये हमारा पास सपोज कंटेनर है, मैं इस कंटेनर पे क्या कर रहा हूं? इस कंटेनर में हीट दे रहा हूं. तो हीट देने के बाद क्या होगा? जो एक्सटर्नल हीट एनर्जी होगी दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, दैट इज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम प्लस वर्क डन बाय दिस सिस्टम. जो वर्क ये सिस्टम कुछ वर्क करेगा उसमें चेंज हो जाएगी कुछ हीट एनर्जी और कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो हीट एडेड इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन बाय सिस्टम. dq, suppose dq is the small amount of heat supplied to the system by the surroundings. q क्या होता है? हीट होता है ना. so dq is small amount of heat, dw is small amount of work done by the system. इस हीट सप्लाई करने पे एक क्या करेगा? एक तो सिस्टम उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, दैट इज du, और
कुछ वर्क करेगा, वो सिस्टम कुछ वर्क करेगा, दैट इज dw इज स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये इसको अगर इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हीट एडिड इज इक्वल टू dq, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू dw एंड external work done by system is dw. So dq is equal to du plus dw. dq is equal to du plus dw. And very important thing, this change in internal energy that depends on initial and final state of system. ये बस initial और final point पे depend कर रही है। जैसे हमने पढ़ा था ना कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो जिनका पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है du ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। हम सिस्टम को एक्सपैंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस पाथ से कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ओनली द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, du, क्लियर। सो first law of thermodynamics is dq is equal to du plus dw. So here are some sign conventions. So when heat is supplied to the system, जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो हम जो dq की वैल्यू लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऐसा कन्वेंशन जो हमने बना दिया कि हम अगर इस चीज को पॉजिटिव लेंगे तो उससे दूसरी ऑपोजिट चीज को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। सो ये dq, du और dw हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे उसके बारे में है। तो साइन कन्वेंशन में अगर हमने हीट सिस्टम को दी, सप्लाई करी, तो dq क्या लेंगे हम पॉजिटिव। और अगर हमने हीट सिस्टम से ड्रॉ कर ली, निकाल ली, ठीक है ना, इफ द हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट बाहर निकाल ली तो dq की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे ही व्हेन अ गैस एक्सपैंड्स, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन क्या होता है, pdv होता है ना, वर्क डन क्या होता है, pdv। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क इज डन बाय द गैस, गैस क्या करेगी, वर्क करेगी, तो उस वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो व्हेन द गैस एक्सपैंड्स dw इज टेकन पॉजिटिव एंड व्हेन द गैस कंप्रेस करने में वर्क डन को हम नेगेटिव लेंगे। इसको एक और टर्म्स में समझ सकते हैं, वर्क डन हमने पढ़ा था क्या होता है, pdv, इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 pdv, ठीक है ना। सो चेंज इन वॉल्यूम, जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, दैट मींस वर्क डन पॉजिटिव है, क्लियर। सो वर्क डन क्या है, pdv। इफ चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, दैट मींस वर्क डन इज पॉजिटिव। उससे ऑपोजिट, इफ द गैस गेट कॉम्प्रेस्ड, अगर हम गैस को कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करने में हम उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, सो dv इज डिक्रीजिंग, सो दैट देन वी टेक वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, क्लियर। वर्क डन ऑन द गैस, जब हम गैस पे वर्क करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तो dw की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। जब गैस एक्सपैंड करेगी, जब गैस वर्क करेगी, वर्क डन बाय द गैस, दैट वी टेक dw एज पॉजिटिव। एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो हम du को पॉजिटिव लेंगे। और जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो हम उस टाइम इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे, du वाली टर्म को नेगेटिव लेंगे। सो हियर आर सम साइन कन्वेंशंस। जब हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, dq पॉजिटिव, हीट ड्रॉ कर रहे हैं, dq नेगेटिव। जब गैस एक्सपैंड हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव, गैस कंप्रेस हो रही है, वर्क डन नेगेटिव। एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, सो du इज टेकन पॉजिटिव। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, देन du इज टेकन एज नेगेटिव। So here are some points regarding the first law. First law क्या बोलता है, heat supplies to a system is used in increasing its internal energy plus an equal amount of work is done by the system. तो first law के कुछ points देखते हैं उसके regarding. So this law is basically the law of conservation of energy. Obviously it's the law of conservation of energy. जितनी हमने heat supply करी, कुछ heat internal energy को increase करने में use होगी और remaining heat work done करने में. So दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट कहीं लॉस्ट नहीं हुई, ठीक है। जितनी हीट हमने सप्लाई करी उतनी हीट ने आगे वर्क किया और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई। सो दिस लॉ अप्लाइज टू द एवरी प्रोसेस इन नेचर। सो एवरी प्रोसेस इन नेचर follows the first law of thermodynamics. So this law is applicably equal to the all the three states of matter, that is solid, liquid, gas. ये first law हर state of matter में proven है, clear. So fourth point is for applying this law all the three quantities, जो हमने तीन quantities पढ़ी, dq change in heat added, change in heat energy, dw change in internal energy, and du is change in internal energy, and dw is
change in the work done or work done by the system or work done on the system. These are expressed either in joules or calories. अगर हम कभी भी इसको एक्सप्रेस करेंगे तो या तो ये सारे टर्म जूल में लेंगे या सारे टर्म कैलोरीज में लेंगे. क्लियर? And we know 1 joule is 4.2 calories. This law introduced the concept of internal energy. यहाँ से हमें internal energy का concept दोबारा पता चला. क्लियर? यहीं पर पता चलता है internal energy का concept कि temperature increase होगा, internal energy increase होगा, या जो हम heat supply कर रहे हैं सारी की सारी वो heat work नहीं करेगी, कुछ ना कुछ उसकी internal energy भी change होगी. So this law established equivalence between work and heat. Internal energy of system can be increased either by supplying the heat to it or by doing work done on the system or both. ठीक है? तो internal energy हम increase करते हैं या तो सिर्फ heat, उसको heat देके, ठीक है, या फिर उस पे work करके, ठीक है, या फिर दोनों heat या work दोनों करके. So this law establishes the equivalence between work and heat. So these are some points regarding first law. That's not so important. आपको first law, what is first law, statement of first law ये पता होना चाहिए, और dq equal to du plus dw. Now here are some applications of first law. हमने first law है दो applications पढ़नी है. One is isothermal process and other is for adiabatic process. बहुत easy है. Isothermal process हमने क्या पढ़ा था? Change in temperature is zero. Change in temperature is zero. If change in temperature is zero, that means change in internal energy is zero. Change in temperature is zero, temperature remains constant, then internal energy do not change. Change in internal energy is zero. So हमारे पास जो इक्वेशन है dq is equal to du plus dw, उसमें ये du की टर्म क्या होगी? जीरो. So here in isothermal process the first law is defined as dq is equal to dw. This proves that heat supplied is used entirely to do the work against external surrounding. तो जितनी भी हमने हीट सप्लाई करी isothermal process में सारी की सारी क्या करेगी? वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन बाय सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स. ठीक है ना? जितनी भी हीट सप्लाई करी सबका सब वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ इन आइसोथर्मल प्रोसेस वी गेट टू नो दैट द इक्वेशन बिकम्स dq is equal to dw because du is zero as the change in temperature is zero. Second is for adiabatic process. So for adiabatic process no heat enters or leaves the system. कोई भी heat enter नहीं हुई और सिस्टम को लीव नहीं की, that means dq is zero, and when dq is zero putting this dq is equal to change in internal energy is this negative of work done. dq क्यों जीरो कर देंगे उस स्टेटमेंट में. So when a gas expands adiabatically, जब कोई गैस adiabatically expand होती है तो dw पॉजिटिव लेते हैं, dw पॉजिटिव लेते हैं, then du, so du क्या हमारे पास आएगा? नेगेटिव आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है. That means internal energy of system would decrease as the gas will be cooled. Reverse is also true. क्लियर? सो जब गैस एक्सपैंड होती है हमें पता है वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव है तो उस टाइम इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. और जब गैस कॉम्प्रेस होगी, एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करेंगे तो dw की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है. नेगेटिव होती है तो उस वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा. दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है. क्लियर? So these are the two applications. There are some limitations of first law that it does not indicate the direction of heat transfer. It does not indicate as to why the heat cannot flow from a cold body to hot body. फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाया, ये तो बता दिया हॉट से कोल्ड में जाता है, बट ये नहीं बता पाया कोल्ड से हॉट में क्यों नहीं जाता. ठीक है? इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर विच द हीट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क. उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं बताई फर्स्ट लॉ में कि ये सारी की सारी हीट वर्क में इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. इसकी कंडीशन क्या है, कब ऐसा होगा. एंड थर्ड इज द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई द होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूअली. तो उसने ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया कि सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में हमेशा क्यों कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज करेगी. तो ये सब लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq is equal to du plus dw. Clear? And for isothermal process du is zero, so dq is equal to dw, and for adiabatic process dq is zero, so du equal to minus dw. Clear? So this is the first law of thermodynamics. Next is the second law of thermodynamics. So what second law states? There are some two statements of the second law of thermodynamics. दो statement होते हैं second law of thermodynamics में. इसको one by one करते हैं. First is Kelvin Planck's statement. What is Kelvin Planck's statement?
It states that it is impossible to construct a heat engine which would absorb heat from a reservoir and convert 100% of heat into work. So what is heat engine? पहले आपके सिलेबस में होता था, दिस टाइम इट्स नॉट इन देयर सिलेबस. तो हीट इंजन क्या होता है मैं बताता हूँ. हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है. क्लियर? सो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है. अब अगर कोई इंजन है जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी हीट जो हम सप्लाई करेंगे सब वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगी. किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती. ठीक है, कभी भी किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है. ठीक है ना, एग्जैक्टली 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी. तो यही है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रेजर्वोयर. रेजर्वोयर मतलब जहां सारी हीट रखी है, सपोज वहां से सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी की सारी कन्वर्ट कर देगा हीट किसमें? 100% वर्क में. सो दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. Next is Clausius statement. So what is Clausius statement? It is impossible for a self-acting machine unaided by external agency to transfer heat from a body at lower temperature to another at higher temperature. So अगर हमें उससे अपोजिट, हीट इंजन क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है. उससे अपोजिट अगर हमें किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट सप्लाई करनी हो, रिमेंबर कोल्ड से हॉट में, ठीक है. सो अगर किसी कोल्ड बॉडी से हीट निकालनी हो तो ऐसा कोई इम्पॉसिबल है कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए जो कोई अलग से वर्क ना करे, मतलब बाहर से एक्सटर्नल वर्क करे बिना कभी भी हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट सप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है ना, हीट से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो इजिली हीट ट्रांसफर होती है, हमने कंडक्शन में पढ़ा था. क्लियर? बट हमने क्या बोला कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, रेफ्रिजरेटर भी आपके पहले सिलेबस में था, दिस टाइम दैट्स नॉट इन योर सिलेबस. तो रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर एक सेल्फ एक्टिंग मशीन है जो क्या करती है, जो हमने सपोज रेफ्रिजरेटर में कुछ सामान रखा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है. उसमें क्या करता है? तो रेफ्रिजरेटर वर्क करता है. वो क्या करता है वर्क कि वो कोल्ड, उस जो नॉर्मल टेम्परेचर वाली बॉडी है वहां से हीट बाहर निकालता है, उसमें से हीट बाहर निकालता है और वो बाहर सराउंडिंग्स को हीट सप्लाई कर देता है. ठीक है ना, तो उसमें से हीट किसी सब्सटेंस में से निकाल लेंगे तो और ज्यादा कोल्ड हो जाएगा. ठीक है, तो यही है उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर अपने आप से ठंडा नहीं करेगा सामान को. ठीक है, मतलब कोई कोल्ड नहीं करेगा, कोल्ड से हॉट में हीट सप्लाई नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क ना लगे. रेफ्रिजरेटर एक मशीन है ना जो एक्सटर्नल वर्क करती है. सो उन्होंने बोला क्लॉसियस स्टेटमेंट ने, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन. इम्पॉसिबल है एक सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब अपने आप से कोई मशीन ऐसा करे कि कोई वो एक्सटर्नल एजेंसी ना लगे, उस पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क ना करे और सारी की सारी हीट कोल्ड से हॉट बॉडी में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता. सो दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट. सो दीज टू स्टेटमेंट कंप्राइजेस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जब आपसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेंगे तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखनी है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो सारी की सारी हीट रेजर्वोयर से निकाल के वर्क में कन्वर्ट कर दे. और सेकंड के क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई ऐसी मशीन बनाना मुश्किल है जिसमें कोई एक्सटर्नल वर्क ना करे, जिसपे कोई एक्सटर्नल वर्क ना हो और सारा का सारा हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो जाए. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ठीक है, अगर हम पंप से, वाटर पंप से, मोटर से वाटर पंप करते हैं अपने टैंक में, वाटर टैंक में अपनी रूफ पे जो है, तो उसमें भी हमें मोटर की जरूरत पड़ी है ना. हम ऐसे खुद से तो पानी नहीं कर सकते ना, ऊपर नहीं, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जहां भी वाटर टैंक है वहां पर हम नहीं पानी पहुंचा सकते. हमारे को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल मशीन चाहिए. ऊपर से नीचे अगर हमें भेजना हो वाटर को ऊपर से नीचे तो हम इजीली भेज सकते हैं, पर नीचे से ऊपर नहीं भेज सकते. सेम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो इजीली चली जाएगी हीट, कोल्ड से हॉट के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, so this is Clausius statement and Kelvin Planck statement that comprises second law. Next is reversible process. So there are two processes in nature, one is reversible process, other is irreversible process. So reversible process क्या होती हैं? कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसको, सपोज कोई ऐसी प्रोसेस है जिसको हम एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही सेम प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस ले जाएं उसी पाथ पे, तो सारी की सारी कंडीशन जो हैं उस प्रोसेस की वो सेम रहे. ठीक है ना, सारी की सारी प्रोसेस, सारी की सारी जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी हैं, जैसे जैसे वापस ले जाए उसी पाथ पे सेम वापस चले जाए. सो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है. क्लियर? इरिवर्सिबल है जो रिवर्स नहीं हो सकती. सो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस?
any process which can be made to proceed in reverse direction with equal ease by variation in its condition so that all changes occurring in the direct process are exactly reversed in the reverse process. तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन में कर सकें उतनी ही इजीनेस के साथ, उतनी ही इजी कर सकें सो दैट जितने चेंजेस हुए थे डायरेक्ट प्रोसेस में उतने ही चेंजेस हों रिवर्स प्रोसेस में. क्लियर? सो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. So condition for the reversible process is, first is the process should takes place very slowly so that the system is always in mechanical, thermal and chemical equilibrium में. कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कब होएगी? जब हम उसको बहुत स्लोली परफॉर्म करेंगे. ठीक है, जब हम स्लोली परफॉर्म करते हैं तो केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता. तो जैसे ही हम प्रोसेस को स्लोली करेंगे, जैसे हम एक डायरेक्शन में ले जाएंगे वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस आ जाएगी. दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन. Next is the system should be free from dissipative forces like friction, viscosity, elasticity, etc. तो कोई भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए उस रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस को करने में. क्लियर? सो दीज आर द टू कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं. हमने पढ़ा था आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं. वहां पर मैंने एक टर्म बताई थी आपको, मैंने इसमें लिखा भी होता स्लाइड में कि पिस्टन शुड बी फ्रिक्शनलेस. इसीलिए ही, ठीक है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस करने के लिए कि जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं स्लोली वैसे ही हम एक्सपैंड कर सकें स्लोली. So what are the examples of reversible process? An ideal gas allowed to expand slowly and then compressed slowly. So this is reversible process. जैसे हमने ideal gas को expand किया slowly वैसे ही हम उसको compress करेंगे slowly. That is, तो वो क्या होगी? reversible process. उसमें जो भी changes compress करने में हुए वही expand करने में होंगे. That is reversible process. Next is slow compression and expansion of spring. अब spring है, कोई भी स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं बहुत स्लोली, एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत स्लोली. रिवर्सिबल प्रोसेस, सारी कंडीशंस सेम रहेंगी, बट उसको आप एकदम से एक्सपैंड करोगे, स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाएगी, तो हम वापस उसी पोजीशन पे उसको नहीं ला पाएंगे. ठीक है, सो हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. तो रिवर्सिबल प्रोसेस करने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है कि वो प्रोसेस स्लो होनी चाहिए. जो भी एक डायरेक्शन में प्रोसेस आ रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही है, प्रोसेस शुड बी स्लो. Next is irreversible process. So what is irreversible process? Any process which cannot be made to proceed in reverse direction is irreversible process. जिसको हम reverse direction में वापस नहीं ला सकते, that is irreversible process. So cause of irreversibility, ऐसा क्या होता है कि हम उन प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ला सकते. Many process like an explosive chemical reaction takes place to the non-equilibrium states. कुछ भी एक्सप्लोजन है, बॉम्ब है, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, एक प्रोसेस होगी, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, वापस हम उस एक्सप्लोजन को बॉम्ब बना सकते हैं? नहीं बना सकते. दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. और क्यों नहीं बना सकते? उसमें बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस भी काम करती हैं जिसके कारण हम उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते. क्लियर? सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी. एग्जांपल इज डिके ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर. कोई ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिके हो गया, उसको वापस से ऑर्गेनिक मैटर, वैसे फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर नहीं बना सकते. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन रस्ट हो गया, उसको दोबारा से प्लेन आयरन, क्रूड आयरन बना सकते हैं? नहीं बना सकते. दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल एंड वाटर और सॉल्ट एंड वाटर. कुछ भी दो सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल और वाटर, उसको हम दोबारा से अल्कोहल और वाटर अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. गैसेस बहुत सारी गैस हैं, अलग अलग हैं, सारे कंटेनर खोल दिए, गैस आपस में मिक्स होगी, डिफ्यूज होगी, उसको वापस से अलग करना है. दैट इज नॉट पॉसिबल. इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता इन प्रोसेस में. क्लियर? So these are the example of irreversible processes that cannot be gone in reverse direction. So this is all about this topic and this is all about this chapter thermodynamics. Last time there is a topic of heat engine and refrigerator in your syllabus and this time it's not in your syllabus. तो मैंने बता दिया आपको heat engine क्या होता है, जो डायरेक्टली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी रहे जो कोल्ड बॉडी से हीट निकाल के हॉट बॉडी में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, सराउंडिंग्स में छोड़ दे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.